हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। आज पढ़ते हैं चौथा अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसका नाम है कार्बीन। सारे कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि ACF सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, नीट, जेई लेवल पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कार्बीन होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और कार्बीन के गुणधर्म क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बीन के बारे में मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना दोस्तों। कार्बीन होती है ये एक ऐसा कार्बन, है ना, एक ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन के पास में, ठीक है, जिसमें कार्बन के पास में आप देखिए दो बंध हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो है बॉन्डेड, बंधी इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन है मुक्त, जिन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। और कार्बन कैसा है? ये उदासीन है। तो एक पूरी परिभाषा हमारे सामने आ गई। क्या परिभाषा बनी? उदासीन कार्बन, न्यूट्रल कार्बन, उदासीन कार्बन जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोश में, कार्बन के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उनमें से भी, ठीक है, उन 6 में से, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बंधी, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधी, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अबंधी होते हैं, अबंधी होते हैं। तो 4 तो होते हैं बॉन्डेड और 2 होते हैं नॉन बॉन्डेड। ऐसे उदासीन कार्बन को हम बोलते हैं कार्बीन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। एग्जाम में आपको सवाल क्या पूछा जाएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि देखो इस टॉपिक के ऊपर आपको ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से बने रहना। ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डेड। ऐसा उदासीन कार्बन न्यूट्रल कार्बन कहलाता है कार्बीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH2 कार्बीन, CH2 को बोलते हैं नॉर्मल से कार्बीन, ठीक है। इसी तरह से CCl2 हो सकता है, CCl2 कार्बीन, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और आपके एग्जाम में ये सवाल आपको पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि ये डाइक्लोरोकार्बीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में बनता है। तो उनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये कहां बनते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन ऐसे ही हैं, RC डबल बॉन्ड CH2, RC डबल बॉन्ड CH कार्बीन, है ना। इसे हम कह सकते हैं एसाइल कार्बीन, एसाइल कार्बीन, एसाइल कार्बीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डाइक्लोरोकार्बीन, डाइफ्लोरोकार्बीन, डाइब्रोमोकार्बीन, डाइआइडोकार्बीन। तो इस तरह से कार्बीन का हम नामकरण करते हैं। समझ आई? कार्बीन कितने प्रकार की होती है और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये जो कार्बीन है ये 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सिंगलेट और एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। हिंदी में कहते हैं सिंगलेट कार्बीन को एकक कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन को बोलते हैं त्रिक कार्बीन। ये कैसे आया वर्गीकरण, तो उसके लिए बोर्ड पे आप देखना। हम जानते हैं कि भाई कार्बन ये है, और इस कार्बन का जो आप संकरण देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा बंध, 1 लोन पेयर मतलब sp2 कह सकते हैं हम इसको, है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? एक ही पी कक्षक में है या अलग अलग पी कक्षक में है, उसके आधार पर कार्बीन को हम 2 भागों में बांटते हैं। सिंगलेट कार्बीन क्या होती है, बोर्ड पे देखना, ये होती है सिंगलेट कार्बीन। कार्बन है और उसके पास में ये पी कक्षक है। अगर ये दोनों अबंधी इलेक्ट्रॉन एक ही पी कक्षक में हो, ये जो दोनों अबंधी इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये दोनों अगर एक ही पी कक्षक में हो तो बोलते हैं सिंगलेट। और अगर ये दोनों अलग अलग पी कक्षकों में हो, जैसे ये पहला पी कक्षक है कार्बन का और ये दूसरा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पी कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पी कक्षक में हो, तो उसे हम बोलते हैं
ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर? जो दो अबंधी इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक ही कक्षक में है तो सिंगलेट, और अगर अलग अलग कक्षकों में है तो ट्रिपलेट कार्बिन कहलाती है। इन दोनों में मैं आपको आगे डिफरेंसेस बता रहा हूं तो देखना उनको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सिंगलेट कार्बिन है हम देख सकते हैं ये एक लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर है तो हम जानते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर है, बंदी युग्म, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है VSEPR, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ये बंध कोण, इसका ये बंध कोण क्या होगा, कम हो जाएगा, और बंध कोण कम होगा, प्रतिकर्षण की वजह से ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने की वजह से इसका स्थायित्व कम होगा। जबकि ट्रिपलेट में आप देखिए दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, ये लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इस बार यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण नहीं होगा, और प्रतिकर्षण नहीं होगा तो इसकी ऊर्जा कम होगी और इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो सिंगलेट में क्या होगा, सिंगलेट में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और उस प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो सिंगलेट कार्बिन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी जो है इसकी कम होगी। ठीक है, इसका स्थायित्व कम होगा। जबकि आप ट्रिपलेट को देखिए, ट्रिपलेट में लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, जिससे इसकी ऊर्जा भी कम होगी ट्रिपलेट की, और अगर ऊर्जा कम होगी तो ट्रिपलेट का स्थायित्व ज्यादा होगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, कौन सी कार्बिन ज्यादा स्थायी होती है, ट्रिपलेट या सिंगलेट? तो आंसर होगा ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। और आगे बताता हूं, देखो यहां बंध कोण क्या होगा, कम हो जाएगा प्रतिकर्षण से, तो इसमें बंध कोण में भी कमी आएगी प्रतिकर्षण से। लगभग ये बंध कोण होता है 108 डिग्री का सिंगलेट कार्बिन में। ट्रिपलेट कार्बिन में बंध कोण में कमी नहीं आती है, इसमें बंध कोण में कमी नहीं होती है। ठीक है, बंध कोण में कमी नहीं होती है, और इस बार बंध कोण जो है वो होता है 138 डिग्री, 138 डिग्री, या हम यूं कह दें इसका बंध कोण कम होता है और उसका बंध कोण ज्यादा होता है ना। ट्रिपलेट का बंध कोण ज्यादा होता है और सिंगलेट का बंध कोण कम होता है। एक और बात, संकरण देखें आप दोनों में, इसमें ये लोन पेयर है और 2 सिग्मा बंध है, तो 2 सिग्मा बंध एक लोन पेयर, टोटल बने 3, और 3 से कौन सा संकरण बनता है, sp2 संकरण। तो सिंगलेट में sp2 संकरण होता है, जबकि आप ट्रिपलेट को देखिए ये लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब यहां पे केवल 2 बंध ही हैं, और 2 बंध ही हैं तो संकरण क्या होगा, sp संकरण। तो इसमें संकरण sp होता है, ये sp संकरण रखेगा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन का आप कुल चक्रण देखिए, टोटल स्पिन, ठीक है, टोटल स्पिन ऑफ सिंगलेट क्या होगा भैया, देखो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का स्पिन क्या होगा +1/2, दूसरे का क्या होगा -1/2, कुल स्पिन क्या होगी 0। मतलब सिंगलेट कार्बिन की टोटल स्पिन 0 होती है। और आप ट्रिपलेट कार्बिन की टोटल स्पिन देखिए कितनी होगी। ट्रिपलेट कार्बिन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल स्पिन कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल स्पिन हम दोनों के स्पिन को जोड़ के ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्लॉकवाइज अलग अलग कक्षकों में है, तो ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, दैट मींस +1/2 +1/2, द टोटल स्पिन इज 1। तो ट्रिपलेट की स्पिन भी ज्यादा होती है, सिंगलेट की स्पिन कम होती है। और जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं, हम इसको ट्रिपलेट सिंगलेट क्यों बोल रहे हैं, मैं वो भी बताता हूं आपको। इसकी जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो होती है 2s+1। कुल चक्रण जो होता है उससे उसकी मल्टीप्लिसिटी है ना, उससे उसकी जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अब यहां पे s बराबर 0 है, कुल स्पिन 0 है, तो पीछे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं सिंगलेट। इसलिए हम इसको सिंगलेट बोलते हैं क्योंकि इसका टोटल स्पिन 0 होता है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होता है। ट्रिपलेट में आप देखिए टोटल स्पिन 1 है, तो 2s+1 अगर हम करते हैं तो 2s+1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। 2s+1 = 3, यहाँ s बराबर 1 रखेंगे तो 3 आएगा। 3 आने से ही हम ट्रिपलेट को जो है ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं।
तो ये होती है ट्रिपलेट, बिकॉज इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होता है और सिंगलेट का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बातें आपको एग्जाम में इस तरह से पूछी जाएगी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कार्बिन? कार्बिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं कार्बिन से रिलेटेड वो मैंने सारे लिखे हैं। और आगे मैं आपको बताता हूं कार्बिन के कुछ और बढ़िया और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान से सुनना, इनको ध्यान से सुनना मित्रों। कार्बिन जो है वो हमेशा उसमें हमने ऑर्डर देख रखा है। कौन सी कार्बिन ज्यादा स्थायी होती है? ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ये इसका स्थायित्व है। लेकिन ध्यान रखना ये केवल मिथाइलिन कार्बिन जो है उसी के लिए सही है। जो कार्बिन मिथाइलिन कार्बिन जो होती है यानी मेथेन से बनी हुई जो कार्बिन है उसके लिए ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट होता है। लेकिन अगर कभी भी कार्बिन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, मैं यही लिख देता हूं, अगर कहीं पर भी क्या लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि Cl या Br या NO2 etc, है ना, अगर यहां पर जो कार्बिन है ये, इस कार्बिन पर कोई Cl Br या NO2 वगैरह कुछ लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ हो, तो ध्यान रखना दोस्तों कार्बिन का स्थायित्व बदल जाएगा। अब ट्रिपलेट कार्बिन जो है, पहले था ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, अब क्या होगा, सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन। इज दैट क्लियर? अगर वहां पर मिथाइलिन कार्बिन है तो ट्रिपलेट ज्यादा स्थायी होती है, और अगर वहां पे मिथाइलिन कार्बिन नहीं है, डाइक्लोरोकार्बिन है मान लो, तो उस कंडीशन में सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। सिंगलेट ज्यादा स्थायी होती है ट्रिपलेट से, जैसे बोर्ड पे देखिएगा CF2, CCl2, CBr2 और CI2, ये चार मैंने क्या बनाए हैं, ये मैंने हैलाइड से बने हुए कार्बिन बनाए हैं। आपसे पूछ लिया जाए इन चारों में किसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा और या इसके स्थायित्व का क्रम क्या होगा चारों का, तो पहले एक बात ध्यान रखना, ये चारों कौन सी कार्बिन होगी? सर ये चारों जो है वो सिंगलेट होगी, क्योंकि सिंगलेट इनमें ज्यादा स्थायी होता है ट्रिपलेट से, तो सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। अब यहां देखें आप, यहां पे क्या होगा, कार्बन का 2p और फ्लोरीन के 2p के अंदर क्या होगा, p पाई बंध बनेगा, p पाई बंध, और वो p पाई बंध क्या होगा, स्ट्रांग होगा, बिकॉज दोनों 2p है तो आराम से ओवरलैपिंग होगी, p पाई बंध ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, ज्यादा प्रबल होगा, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। और अगर ये सिंगलेट है आयोडीन वाली, तो आयोडीन में आप देखिए कार्बन का तो 2p है, लेकिन आयोडीन का कौन सा है, 5p, तो कार्बन के 2p और आयोडीन के 5p के बीच में p पाई बंध बनेगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, p पाई बंध इस बार क्या होगा, कम बनेगा, और अगर p पाई बंध कम बनेगा, कम स्ट्रेंथ का बनेगा, तो इसका जो स्थायित्व है वो कम होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बात समझ आ गई? तो अगर आपको इनका चारों का क्रम पूछ ले तो CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2, CCl2 इज मोर स्टेबल देन CBr2 एंड CBr2 इज मोर स्टेबल देन CI2। क्लियर? हाँ, अगर आपको पूछ ले इनके फॉर्मेशन का क्रम क्या होगा, इन चारों के निर्माण का क्रम क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये। CCl2, CBr2 और CI2, इन चारों में से निर्माण सबसे पहले किसका होगा, इन चारों में से सबसे पहले निर्माण किसका होगा, CI2 का, और सबसे लास्ट में निर्माण क्या होगा, CF2 का। उसका एक कारण है आयोडीन का आकार, आयोडीन का आकार बड़ा होगा तो बंध आसानी से टूटेगा, है ना, बंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और बंध ऊर्जा कम होगी तो आराम से आयोडीन बाहर निकल जाएगा और CI2 सबसे पहले बनता है। जबकि फ्लोरीन में F का आकार, फ्लोरीन का आकार क्या होता है, आयोडीन की तुलना में छोटा होता है, जिससे इसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, और बंध ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसका निर्माण सबसे लास्ट में होगा। ये इनके निर्माण का क्रम है, निर्माण का क्रम, फॉर्मेशन का ऑर्डर।
तो निर्माण होते समय आयोडीन का निर्माण सबसे पहले होता है, फ्लोरीन का निर्माण सबसे लास्ट में होगा, लेकिन बनते वक्त जो है स्थायित्व के वक्त जो है फ्लोरीन वाला ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू आयोडाइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कार्बीन में। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बीन के निर्माण जो है, कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण की विधियां क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। और आपको यहीं से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बीन होता है। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं जहां पे कार्बीन बनते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हेलोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा मित्रों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं CHCl3 का, और साथ में लेते हैं हम क्षार। क्षार मीन्स OH- जैसे कि KOH। इस क्षार की उपस्थिति में ये क्लोरोफॉर्म CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है, या डाइहेलोकार्बीन बनाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। यहां पे ब्रोमीन होगा तो डाइब्रोमोकार्बीन, आयोडीन होगा तो डाइआइडोकार्बीन बनता है। तो पहली रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया में कार्बीन का निर्माण होता है। दूसरा कार्बीन बनाते हैं हम डाइएजोमेथेन से। डाइएजोमेथेन से भी कार्बीन का निर्माण होता है। डाइएजोमेथेन क्या होती है, CH2N2, इसको बोलते हैं डाइएजोमेथेन। और डाइएजोमेथेन को अगर गर्म कर दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और कार्बीन का निर्माण होगा, प्लस नाइट्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलेगी। तो डाइएजोमेथेन को गर्म करने पर भी कार्बीन बनती है। तीसरा कार्बीन आप बना सकते हो कीटीन से। कीटीन के ताप अपघटन से, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन। कीटीन होती है कीटोन का ही मेंबर, लेकिन असंतृप्त कीटोन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटीन कहते हैं। और कीटीन को जब गर्म करोगे तो ये CO निकल जाएगा और पीछे रह जाएगा कार्बीन। तो कार्बीन का निर्माण कीटीन से भी किया जाता है, CH2 कार्बीन बनेगी, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा उदाहरण राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया, ध्यान रखना मित्रों, राइमर-टीमान जो अभिक्रिया है उसमें कार्बीन का निर्माण होता है। कौन सी कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। यह अभिक्रिया होती है फिनॉल के ऊपर, क्लोरोफॉर्म और KOH की। तो वही अभिक्रिया है, ऊपर वाली ही क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है KOH के साथ, तब भी डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, राइमर-टीमान अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है, राइमर-टीमान अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन होती है। क्लियर? तो ये का फॉर्मेशन, कार्बीन का निर्माण कैसे होता है। अब मेरी बातों को और अच्छे से और ध्यान से सुनना। जब भी कार्बीन बनती है, ठीक है, नॉर्मली जब कार्बीन बनती है तो वो कार्बीन होती है कौन सी कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, कार्बीन होती है कौन सी, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट। लेकिन अगर वहां पर कोई अक्रिय माध्यम हो या नाइट्रोजन हो तो ये सिंगलेट कार्बीन नाइट्रोजन से या अक्रिय गैस के परमाणुओं से टकराकर सिंगलेट से ट्रिपलेट में बदल जाती है। और जैसे ही सिंगलेट से ट्रिपलेट में बदलती है तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं चेंज हो जाती है। बोर्ड पे ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कार्बीन बनता है, ठीक है, कार्बीन बनते समय क्या होता है, सिंगलेट होता है, सिंगलेट होता है। परंतु यदि माध्यम अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन N2 या CH2 कार्बन डाइसल्फाइड आदि हो तो यह ट्रिपलेट में बदल जाती है, यह ट्रिपलेट में बदल जाती है। तो इससे इसकी रासायनिक अभिक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर माध्यम अक्रिय हो तो वहां पर ध्यान रखना ट्रिपलेट हो जाएगी कार्बीन, और अगर माध्यम अक्रिय नहीं है, बीच में कोई माध्यम नहीं दे रखा है, तो कार्बीन सिंगलेट बनेगी। और सिंगलेट और ट्रिपलेट की स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है, ध्यान से सुनना। सिस विल गिव्स सिस और ट्रांस विल गिव्स ट्रांस।
अगर ट्रांस है तो उत्पाद भी ट्रांस बनेगा, अगर सिस है तो उत्पाद भी सिस बनेगा जब आपकी कार्बिन कैसी होगी, जब आपकी कार्बिन होगी सिंगलेट। लेकिन अगर आपकी कार्बिन ट्रिपलेट है, अक्रिय माध्यम में ट्रिपलेट कार्बिन है, तब आप जरूर ध्यान रखना कि सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, चाहे सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, दोनों बनाएंगे, सिस भी बनाएंगे और ट्रांस भी बनाएंगे जब आपकी कार्बिन कैसी होती है, ट्रिपलेट होती है। वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट स्टीरियो केमिस्ट्री है कार्बिन की कि अगर सिस कार्बिन है, सिंगलेट है, तो सिस ही बनाएगा उत्पाद भी, और ट्रांस है और सिंगलेट कार्बिन है तो आगे प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा। मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। जैसे ये मेरा एक एग्जाम्पल है जो एक सिस एल्कीन है, ठीक है, CH3 CH3 H एंड H। ये एक सिस एल्कीन है और मैंने इसके ऊपर किसकी अभिक्रिया करवाई, कार्बिन की अभिक्रिया करवाई, CCl2, कोई माध्यम नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सी है, सिंगलेट है। और एक बार मैंने इसी के ऊपर माध्यम ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बिन की अभिक्रिया करवाई कार्बन डाइसल्फाइड माध्यम में, ठीक है, तो अब भी ये क्या है, सिस है। अभी ये सिस है, दोनों मैथिल मैथिल एक तरफ, HH एक तरफ है, मतलब ये सिस है। अगर यहां सिंगलेट कार्बिन होगी तो अभिक्रिया होगी तो वापस उत्पाद भी क्या बनेगा दोस्तों, सिस ही बनेगा, यानी कि यहां से एक पाई बंध टूटेगा और ये CH2 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये CH2 जुड़ जाएगा, एक पाई बंध टूटेगा और पाई बंध के टूटने पर वहां पर ये कार्बिन CH2 जाकर जुड़ जाएगी। दोनों मैथिल अभी भी आप देखिए किधर है, सेम साइड में है, और दोनों मैथिल अगर सेम साइड में है तो ये कार्बिन कौन सी कार्बिन होगी, ये कार्बिन जो है वो सिस कार्बिन से बनने वाला उत्पाद भी क्या होगा, सिस होगा, अगर वहां पे सिंगलेट कार्बिन है। लेकिन अगर वहां पे माध्यम अक्रिय है और तो कार्बिन सिंगलेट से क्या होगी, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगी तो सिस हो चाहे ट्रांस हो, दोनों बनाएंगे, यानी यहां पर दो उत्पाद बनेंगे। पहला उत्पाद बनेगा ये जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप, दोनों मैथिल समूह सेम साइड में होंगे, यानी कि सिस उत्पाद, और एक उत्पाद बनेगा ट्रांस उत्पाद जिसमें दोनों मैथिल जो है वो ऑपोजिट साइड में होंगे, जैसा कि यहां पे मैंने शो किया है, आप देख सकते हो, दोनों बनेंगे, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ये हो गया ट्रांस, दोनों मैथिल ऑपोजिट है, और ये हो गया सिस, दोनों मैथिल सेम साइड में। हाँ, समझ में आई आपको? तो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन। कार्बिन की प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बिन का निर्माण कैसे होता है, कार्बिन के टाइप्स क्या है, और कार्बिन में स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे लागू होती है। इज दैट क्लियर? चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में, अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।